आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बने कैसे, और वो बने तो बने, उनको क्रिएट करने की कहानी क्या रही। ये आपकी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स की तैयारी का हिस्सा है। इसमें हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लिया है, कैलकुलस हम कर रहे हैं, वेक्टर्स इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री इसके बाद इसी सीक्वेंस में हम फॉलो करेंगे। इस तैयारी में बहुत स्ट्रक्चर्ड मैनर में हमने चीज़ों को किया, क्योंकि हमने कंसेप्ट पढ़े, उन्हें एग्जाम्पल से कंसोलिडेट किया, उसके बाद हमने उन्हें कंसोलिडेट करने के बाद असाइनमेंट क्वेश्चंस आपको दिए ताकि आपकी उन कंसेप्ट्स पे कमांड डेवलप हो। और फिर हमने चैप्टर्स को कंक्लूड किया JEE एडवांस में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। इस तरीके से इस तैयारी को कल्मिनेट किया। आई होप आप जानते हैं ये पूरी तैयारी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपको दी जा रही है, जहां पर हम किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक एजुकेशन देते हैं। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर अगर बात की जाए तो पहले हम सीधे शुरुआत करते हैं कांस्टेंट फंक्शन से। मैं सच कहूँ ना तो ग्राफ से आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे बताओ कांस्टेंट फंक्शन कैसे बिहेव करता है। सर कांस्टेंट फंक्शन का अगर ग्राफ देखें तो वो बेसिकली एक्स एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन होती है। एक स्ट्रेट लाइन होती है एक्स एक्सिस के पैरेलल, जो कि कुछ इस तरीके से होती है। आई होप यू आर रियलाइजिंग दैट। मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ऑफ कोर्स ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये आपका फंक्शन है जो कि एक कांस्टेंट फंक्शन है, जैसे कि लेट्स से 3 है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें चेंज ऑब्जर्व करूं, तो आप कहोगे इसमें चेंज हो कहाँ रहा है जो मैं ऑब्जर्व करूं। मतलब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि सर x की वैल्यू 2 पर देखोगे तो भी 3 है, x की वैल्यू 3 पर देखोगे तो भी 3 है, x की कोई सी भी वैल्यू पर देखो वो 3 ही है। तो 2 पर भी 3 था, 3 पर भी 3 था, उसमें कोई चेंज हो ही नहीं रहा है ना। तो जब चेंज ही नहीं हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज कहाँ से निकालूं। आप समझ रहे हो। मतलब यहाँ भी ये 3 ही है और यहाँ भी ये 3 ही है, तो 3 - 3 कितना 0। तो चेंज हो ही नहीं रहा है। तो कल को कोई पूछे कि किसी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो मैं क्या कहूँगा भाई कि किसी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन होता है 0। Did you all get that? I repeat my statement, गौर से सुन लीजिए। As derivative is change in value of y with respect to x, but constant function में क्या होगा सर, x अगर change होगा भी तो value जो होगी वो तो change होगी ही नहीं ना। जो भी value होगी, जो कि अभी फिलहाल क्या है c, तो जब c change ही नहीं हो रहा है तो rate of change कहाँ से निकालेंगे। तो किसी constant value का डेरिवेटिव यानी उस कांस्टेंट वैल्यू का किसी के भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। ये बात याद रहेगी। मतलब अगर कभी भी मुझे कुछ ऐसा दिखता है कि सर 3 का डिफरेंशिएशन बताओ x के रिस्पेक्ट में, तो मैं बिना सोचे समझे कहूँगा 0। क्यों ज़्यादा दिमाग लगा रहा है, क्या बात आप डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो ये बड़ी मज़ेदार सी बात है। अगर मुझसे कोई पूछता है sin x का डेरिवेटिव बताओ सर x के रिस्पेक्ट में, तो मैं कहूँगा cos x। क्यों, सुनना। फंडा क्या है, फंडा है f of x प्लस एच यानी साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। अब क्या किया, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाए, जो कि कितना हो जाता है 2 cos c प्लस डी बाई 2। आई होप मैं सही बोल रहा हूँ, हाँ, इनटू साइन सी माइनस डी बाई 2, और उसमें h तो ये है ही। अब जो आपने थोड़ी बहुत तिकड़म बढ़ाई, क्या साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 वाला वर्जन यहाँ ट्राई किया, और ये आपका cos 2x प्लस h बाई 2 तो था ही। जैसे ही आपने h को 0 की तरफ अप्रोच करवाया तो ये 1 हो जा रहा है। आई होप आपको फॉर्मूला दिख रहा है। और यहाँ पे ये 0, मतलब ये 0 और ये x, तो क्या बच रहा है cos x। मतलब हम ये याद रखेंगे कि साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। क्या ये फॉर्मूला समझ आ रहा है कैसे बना। मेरे लिए जो मैटर ऑफ कंसर्न है वो ये आपको समझाना कि साइन एक्स का जो रेट ऑफ चेंज होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, वो कॉस एक्स की तरह बिहेव करता है। ये बात डाइजेस्ट कर पा रहे हो। मतलब जैसे जैसे एक्स बदलेगा वैसे वैसे साइन एक्स का जो बदलाव होगा, साइन एक्स में जो चेंज आ रहा होगा वो कॉस एक्स की तरह आ रहा होगा। बस ये बात याद रखिए। मतलब डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, मैं इस डिफरेंशिएशन को, डेरिवेटिव को जनरली डी डी एक्स कह दूंगा। इसका मतलब है साइन एक्स का डेरिवेटिव यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ऑफ कोर्स एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, कॉस एक्स। क्या बात आप समझ पा रहे हैं, कोई परेशानी तो नहीं है। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही हैं। विद दैट थोड़ा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सिमिलरली आप जब कॉस एक्स में चेंज देखेंगे तो कॉस एक्स के लिए भी वही फॉर्मूला लगा लेंगे। कैसा फॉर्मूला, अगर मुझे कॉस एक्स में चेंज चाहिए तो मैं कॉस एक्स को कैसे ऑब्जर्व करूंगा, मुझे देखना है कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, राइट। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, f of x प्लस एच, यानी आप क्या लिखोगे, आप पहले तो सर लगा लो लिमिट क्या h अप्रोचेस 0, है ना। फिर f of x प्लस एच यानी क्या cos of x प्लस एच। फिर क्या भाई f of x यानी आप क्या लिख लोगे cos of x अपॉन में ऑफ कोर्स क्या h। वापस आप क्या लगाए cos c माइनस cos d, दैट इज -2 टाइम्स साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 अपॉन में एच। जब आप चीज़ें सॉल्व करेंगे आप आराम से देखेंगे कि यहाँ पर वापस आपका फॉर्मूला किस तरफ जा रहा है, माइनस साइन एक्स के।
यानी मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जब आप साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो वो आ रहा था कॉस एक्स, लेकिन जब आप कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होगा माइनस कॉस एक्स, सॉरी आई रिपीट, मैंने कुछ गलत कहा, जब आप कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होगा माइनस साइन एक्स। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली जब आप tan x का डिफरेंशिएशन ढूंढेंगे तो मैं फिर वही लगा लेता हूँ, tan x प्लस एच माइनस tan x अपॉन एच, जहाँ पे h 0 को अप्रोच कर रहा है, हमने क्या किया, इसे साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया, तो साइन x प्लस एच, और चीज़ें जैसे जैसे होती चली गई, फाइनली आपने वर्कआउट किया। लिमिट का एक क्वेश्चन है और लिमिट के क्वेश्चन हमने किए हैं, सॉल्व होते होते हम कंक्लूड कर पा रहे हैं कि ये क्या बन रहा है, सेक स्क्वायर एक्स, यानी 10x में जो रेट ऑफ चेंज हमने ऑब्जर्व किया x के रिस्पेक्ट में, वो किसकी तरह करता है, वो सेक स्क्वायर x की तरह बिहेव करता है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मतलब 10x का अगर रेट ऑफ चेंज मुझसे कोई पूछे कि 10x कैसे चेंज होता चला जाता है, तो मैं कहूँगा वो सेक स्क्वायर x की तरह चेंज होता है। क्या आप बात डाइजेस्ट कर पा रहे हो? यानी 10x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज टर्निंग आउट टू बी सेक स्क्वायर x। कोई परेशानी? इसी तरीके से जब आप 10x का कंक्लूड कर पा रहे हो, आप cot x का जब कंक्लूड करेंगे सेम फॉर्मूला लगाइए, माइनस cos x स्क्वायर x। जब sec x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो होगा sec x tan x, और जब cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो होगा माइनस cos x cot x। और जब आप x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन करेंगे तो होता है nx टू द पावर n माइनस 1। ये कैसे आ रहा है इस पर बात करेंगे, और n शुड बी अ रियल नंबर। अब समझना बात को, एक बहुत ज़रूरी बात है, इस बात को ध्यान से सुनना। इस बात का क्या मतलब है, इसको देखो। पहले तो मैं आपसे इन फॉर्मूले की एक हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने अभी तक जो फॉर्मूले देखे, मेजरली ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले देखे। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमने देखा कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, अगर कभी भी मुझे किसी कांस्टेंट वैल्यू को डिफरेंशिएट करना है, अगर कभी भी मुझे किसी कांस्टेंट वैल्यू को डिफरेंशिएट करना है तो वो जीरो होती है। फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन देखे। अगर मैं आपसे सारी बातें कर लूँ, जैसे कि हमने शुरुआत कहाँ से की, साइन एक्स से, तो अगर मैं साइन एक्स को डिफरेंशिएट करता हूँ, है ना, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना है, कॉस एक्स। लेकिन वही प्रॉब्लम क्या आ गई भाई कि सर अगर आपने कॉस एक्स को डिफरेंशिएट किया, अगर आपने कॉस एक्स को डिफरेंशिएट किया तो वो कितना आया, वो आया माइनस साइन एक्स। कोई परेशानी तो नहीं? इसी तरीके से जब आपने टेन एक्स को डिफरेंशिएट किया, ध्यान से देखिएगा, कुछ पैटर्न मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। टेन एक्स को जब डिफरेंशिएट किया तो क्या बन रहा था, सेक स्क्वायर एक्स। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब मैंने कॉट एक्स को डिफरेंशिएट किया, हमने किसे डिफरेंशिएट किया, कॉट एक्स को, तो वो कितना आया सर, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा आया माइनस cosec स्क्वायर एक्स। क्या बात आपको डाइजेस्ट हो रही है? और इसी तरीके से जब हम आगे बढ़े, और आगे बढ़कर हमने किससे बात की सर, अगर मैंने आपसे पूछा टी डी एक्स किसका, मान लेते हैं sec x का, तो जब आपने sec x का डिफरेंशिएशन किया तो वो कितना आता है भाई, sec x tan x। सही बोल रहा हूँ क्या? लेकिन समस्या क्या है सर, जब आपने cosec x का डिफरेंशिएशन किया, जब आपने डेरिवेटिव निकाला किसका, cosec x का, तो वो कितना आता है, वो आता है माइनस cosec x इंटू cot x। तो मैं बस आपसे अभी फिलहाल तो बस इतनी गुजारिश कर रहा हूँ, इस पैटर्न को देखो, cos, cot और cosec के डेरिवेटिव में आपका नेगेटिव साइन आता है, पैटर्न वही है, और साइन, टेन और सेक के डेरिवेटिव में आपका पॉजिटिव साइन आता है। यहाँ पैटर्न अगर देखें, साइन का cos, cos का माइनस साइन, टेन का sec स्क्वायर एक्स, cot का माइनस cosec स्क्वायर एक्स, sec का sec x tan x, और cosec x का माइनस cosec x cot x। क्या ये बातें आपको समझ आ रही हैं? कोई परेशानी तो नहीं है? अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले समझ आए हैं तो अब हम इस बात पर बात करते हैं कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है। पहले सुनो, x की पावर n का अगर डिफरेंशिएशन लगाना है तो फिर वही कहानी, x प्लस एच टू द पावर n माइनस एक्स टू द पावर n अपॉन h, h जीरो को अप्रोच कर रहा है, यहाँ से मैंने x कॉमन लिया तो ये 1 प्लस एच अपॉन एक्स। अब h अगर जीरो की तरफ बढ़ रहा है तो ये काफ़ी छोटी वैल्यू है, तो मैं यहाँ पर सीधे सीधे इसको अपने सिंपल से फॉर्मूले से रिप्लेस कर सकता हूँ। एक्सपांशन यूज़ कर लो, बाइनोमियल थ्योरम, जहाँ पे काफ़ी छोटी वैल्यू है। जब आप फाइनली इसे रिप्लेस करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल होगा, और यहाँ पर आप पाएंगे कि आपका जो कंक्लूजन निकल कर आ रहा है वो होगा एन एक्स टू द पावर n माइनस 1। इसका क्या मतलब है, मैं बस ये बता देना चाह रहा हूँ। जैसे कल को मुझसे कोई पूछता है x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन, कल को मुझसे कोई पूछता है x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन, तो होता है n यानी 5 विल बी ब्रॉट टू द फ्रंट इनटू x की पावर क्या ले लेंगे भाई, 5 माइनस 1, x की पावर क्या ले लेंगे, 5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 5x टू द पावर 4। बहुत ही बेसिक, बहुत माइन्यूट लेवल पर मैं जाकर आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, बस इसलिए कि चीज़ें आपको पता हो, ताकि आप कभी भी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज ना रहें। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं क्या? आई होप इस फॉर्मूले में कोई गड़बड़, कोई परेशानी नहीं है। एक बहुत क्रूशियल सा फॉर्मूला आता है सर, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन। सिंपल सी बात है, क्या आपको दिख रहा है, ये a टू द पावर x इंटू a टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h जैसा वर्जन बन जाएगा। और इसे हम जानते हैं, हमने इसे सीखा है लिमिट के क्वेश्चन में, कि हम इसे
log a लिख सकते हैं। तो a टू द पावर x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा a टू द पावर x टाइम्स log a। यानी एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बात समझाऊं तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जैसे कि कल को मुझसे कोई पूछे 5 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोई मुझसे पूछता है 5 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 5 टू द पावर x तो आना तय है, 5 टू द पावर x तो लिख दीजिए और क्या लिख लीजिए log ऑफ 5। क्या ये बात आपको याद रहेगी, है ना। यहाँ पर कोई बेवकूफ़ समझदार ऐसी गलती ना करे कि 5 की पावर x का डिफरेंशिएशन लिख दे x 5 टू द पावर x माइनस 1। ऐसा नहीं करना है जनाब, ये कुछ तो भी बात आप कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है ना। ये आइडिया आई होप आपको लग रहा है कि एक गलत आइडिया है, ऐसे आप नहीं सोचेंगे, ऐसे आप नहीं करेंगे। क्या यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है, ये बात आप समझ पाए बहुत स्पष्ट तौर पर। यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, अगर e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन किया जाए तो e टू द पावर x एक सॉर्टेड सा एक्सप्रेशन है, गौर से सुनिएगा। e टू द पावर x का जब आप एक्सपांशन करेंगे ना, जब आप e टू द पावर x का एक्सपांशन करेंगे और उसे आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आप पाएंगे कि वो e टू द पावर x ही बन रहा है। जो लिमिट वाले थॉट से आप उसे यूज़ करेंगे तो आप पाएंगे कि उसका जब आप डिफरेंशिएशन निकालेंगे, मैं पूरा प्रूफ आपको नहीं दिखा रहा हूँ, बस बात कह दे रहा हूँ कि e की पावर x एक इतना मज़ेदार सा फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब जनाब बस इतना सा है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा कि e टू द पावर x का आप एक्सपांशन देखना, आपको याद है ना 1 प्लस x की पावर 1/1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल से चलता चला जाता है। तो उसे जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू द पावर x ही बनेगा। या फिर किसी और तरीके से भी आप देख लें तो आप हमेशा e की पावर x के डिफरेंशिएशन को e की पावर x ही बनता हुआ पाएंगे। क्या बात आपको समझ आई। चलिए यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ूँ तो नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, log x का डिफरेंशिएशन। अब log x का डिफरेंशिएशन 1/x कैसे आ रहा है, यहाँ से देखिए वही log x प्लस h माइनस log x अपॉन x। फिर वही बात की हमने क्या किया, हमने यहाँ से लेट्स से x को कॉमन लिया, x को कॉमन लेने के बजाय आई वुड से ये कितना हो जाएगा log m माइनस log n, तो हो जाएगा log m अपॉन n। उससे मैंने x से इसको डिवाइड किया तो ये कुछ ऐसा बन रहा है। और जब आप इसे देखेंगे तो बहुत आराम से आप ये देख पा रहे होंगे कि सर स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि आपका ये एक्सप्रेशन 1/x की तरफ लीड करेगा, टेंड करेगा, अप्रोच करेगा लिमिट के सीधे सीधे से क्वेश्चन से। कोई नई बात नहीं है, ये लिमिट की ही प्रॉब्लम से जो हमने डिस्कस की है ना। तो डिफरेंशिएशन एक्चुअली कंटिन्यूएशन है लिमिट्स का, है ना। मतलब डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले आपके लिमिट से ही बनते हैं, तो डिफरेंशिएशन से पहले लिमिट्स पढ़ना तो आवश्यक है ही। पर अगर मैं इन फॉर्मूले को आपको समझाना चाहूँ तो जब भी आप किसी भी एक्सप्रेशन का लॉग ले और उसका मतलब जैसे कि log x और इसका डिफरेंशिएशन करें तो वो 1/x आता है, बशर्ते यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि जब आप log लेते हैं तो 0 से इन्फिनिटी के बीच की वैल्यूज़ का ही लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, ये एक मिनिमम रिक्वायर्ड कंडीशन है। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो आई होप ये 2-3 बातें जो अभी हमने डिस्कस की, पहला तो क्या कि अगर x की पावर n को कोई डिफरेंशिएट करे, x की पावर n को कोई डिफरेंशिएट करे तो हम कहेंगे nx टू द पावर n माइनस 1, है ना। अगर कोई मुझसे पूछे कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन बताओ तो मैं कहूँगा e की पावर x। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे कि a की पावर x का आप डिफरेंशिएशन बताओ तो मैं कहूँगा a की पावर x इंटू log a। आप समझ रहे हैं बात को। अच्छा, इसके बाद और क्या, अच्छा यहाँ पर नेचुरल बेस e ही रहना है ना। इसके साथ साथ अगर मुझसे कोई पूछे डी डी एक्स ऑफ क्या log x, और बशर्ते ये इंश्योर्ड हो कि जो x है आपका ये पॉजिटिव हो, है ना, तो मॉड x लिख लीजिए। और नेचुरल बेस लिया है, ये बात याद रखना e, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है आपका 1/x। क्या ये बातें आप समझ पा रहे हैं स्पष्ट तौर पर बिना किसी कन्फ्यूजन या परेशानी के। अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम इनवर्स फंक्शन की तरफ। बहुत अच्छे तरीके से इसने डिफरेंशिएट किया है, ध्यान से देखना। अगर मुझे साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जानना है तो उसने क्या किया, साइन इनवर्स x को y मान लिया, है ना। तो x कितना हो गया साइन y, x साइन y हो गया, तो उसने dy/dx के बजाय क्या निकाल दिया, dx/dy, मतलब साइन y को डिफरेंशिएट कर दिया। साइन y का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos y, तो हम dy/dx नहीं निकाल रहे हैं, हम dx/dy निकाल रहे हैं, मतलब इनवर्स फंक्शन की तरफ हम चले गए। हमने साइन इनवर्स x का इनवर्स निकाल लिया जो कि क्या हो गया आपका साइन x। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। और इस तरीके से अगर मैं कहूँ तो ध्यान से सुनिएगा, dx/dy आपका आया cos y। cos y को क्या लिख सकता हूँ, देखो cos y मुझे चाहिए। अगर मुझे पता है साइन y x है तो अपनी सिंपल सी आइडेंटिटी यूज़ कर कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो अगर मुझे पता है साइन y x है तो आई होप cos y को मैं कहूँगा √1 - x स्क्वायर। और इस तरीके से dx/dy अगर √1 - x स्क्वायर आया तो dy/dx क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यानी 1/√1 - x स्क्वायर। तो इस तरीके से बहुत बेसिक से आइडिया से लेकर हमने लिमिट वाला कंसेप्ट भी यूज़ नहीं किया, और हमने यहाँ पर अपने इस एक्सप्रेशन में क्या प्रूव कर दिया भाई, हमने बहुत आसानी से प्रूव कर दिया कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x स्क्वायर होता है। इसी तरीके से कॉस इनवर्स -1/√1 - x स्क्वायर और टेन इनवर्स 1/1
1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। क्या बात आपको समझ आई? इसी तरीके से आपके कॉट, सेक और कॉसेक भी बनते हैं। कॉट इनवर्स में टेन की तरह माइनस लग जाना है, सेक में आपका यहाँ मॉड आ जाएगा और कॉसेक में यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। यानी मैं अगर ये बात आपको समझाने की कोशिश करूँ, कॉसेक का फॉर्मूला कहाँ है ज़रा देख लेते हैं। ये रहा। मैं सारे फॉर्मूले आपके सामने लिख देता हूँ ताकि ये फॉर्मूले आपको याद रहें। मैं शुरुआत करता हूँ साइन इनवर्स से, है ना। ये बातें थोड़ी सी सॉर्टेड सी रखेगा। अगर आप साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन निकालें, सिंपल से प्रूफ है, प्रूफ में अभी हम नहीं जा रहे, हम क्रूशियल सा स्टेटमेंट समझना चाह रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ 1/√1 - एक्स स्क्वायर, है ना। और इसी तरीके से अगर मैं आपसे कॉस इनवर्स एक्स पूछूं तो यही डिफरेंशिएशन है, मतलब अगर आप डी डी एक्स का निकालें कॉस इनवर्स एक्स का, है ना, तो उस केस में बस इतना सा फर्क है कि यहाँ आपको क्या मिला, -1/√1 - एक्स स्क्वायर। क्या बात आप सभी को समझ आई है? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। फिर क्या, उसके बाद अगर मैंने आगे देखा तो नेक्स्ट पार्ट जो निकल कर आ रहा है, साइन और कॉस के बजाय हम बात कर लेते हैं टेन और कॉट की। तो जब आपने टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो ये हो जाता है भाई 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसी तरीके से अगर आपने कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन किया, कॉट इनवर्स एक्स में कुछ नहीं है, टेन की तरह ही बस -1 आ जाएगा। आई होप आपको बात समझ आ रही है। तो मैं पैटर्न आपको फिर से दिखाना चाह रहा हूँ कि चीज़ें कैसे रिलेटेड है ना। जैसे डी डी एक्स अगर मैंने निकालना चाहा किसका, सेक इनवर्स एक्स का, तो ये हो जाता है 1/mod x टाइम्स √1 - एक्स स्क्वायर। लेट मी जस्ट रीचेक एंड वेरीफाई। आई होप यही है जो हमने देखा था, है ना। सेक इनवर्स एक्स आपका बिल्कुल, आई एम रियली सॉरी, ये बिल्कुल सही, ये गलती हम कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर -1। और ये स्वाभाविक है कि जब ये ऐसा होगा तो ये एक्स स्क्वायर -1 ही होगा। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला बनेगा दिस विल बी √x स्क्वायर -1। आई होप आपको रियलाइज हो रहा है सेक में एक्स स्क्वायर -1 क्यों आ रहा है। और इसी तरीके से अगर आप क्या पूछें मुझसे, अगर आप मुझसे पूछें कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, कौन सा भाई, कॉसेक इनवर्स एक्स, तो वही बात वापस -1/mod x टाइम √x स्क्वायर -1। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड चीज़ें कैसे हो रही हैं और क्यों हो रही हैं? सेम आइडेंटिकल फॉर्मूले हैं, बस पेयर वाइज अपोजिट साइन में है। मतलब साइन इनवर्स एक्स अगर ये है तो कॉस इनवर्स एक्स ये हो जा रहा है, अगर टेन इनवर्स एक्स ये है तो कॉट इनवर्स एक्स ये हो जा रहा है, और अगर सेक इनवर्स ये है तो कॉसेक इनवर्स ये हो जा रहा है। क्या सारे फॉर्मूले क्लियर हैं? अगर सारे फॉर्मूले आपको समझ आ गए हैं तो आज सबसे पहला काम तो आप ये करेंगे कि आप इन फॉर्मूले को अपने सारे फॉर्मूले को नोट डाउन करके एक स्टडी टेबल के सामने पेस्ट कर लेंगे। मतलब सारे फॉर्मूले एक शीट पर लिख लीजिएगा और इन्हें पेस्ट कर लीजिए, क्योंकि इनकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। और ज़रूरत से भी ज़्यादा ज़रूरी मैं चाहूँगा कि फॉर्मूले आपको याद हो जाए। थोड़ा पैटर्न रिकग्नाइज करिए, आपको चीज़ें दिखेंगी, है ना। अब अगर मैं काम की बात पर आऊँ तो अब कुछ करते हैं फॉर्मूले के साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस, ताकि चीज़ें आपको समझ आए कि डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली बिहेव कैसे करता है, वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है। अगर एक क्विक रिविजन ले, एक पहले क्विक रिव्यू ले लें सारे फॉर्मूले का, तो आई होप आपको याद आ रहा है। हमने शुरुआत की थी अपने बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूले के साथ कि सर किसी कॉन्स्टेंट फंक्शन का जो हमने डिफरेंशिएशन किया था वो 0 होता है। x की पावर n की अगर डिफरेंशिएशन की बात करूँ तो nx टू द पावर n - 1। a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x log a, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री में अगर थोड़ा सा अंदर आऊँ तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का डिफरेंशिएशन -sin x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, और cot x का डिफरेंशिएशन -cos x स्क्वायर x, sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, और cosec x का डिफरेंशिएशन -cosec x cot x। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हम बात करें तो साइन इनवर्स एक्स से ही शुरू करते हैं। आई होप आपके सामने लिखे हुए हैं। साइन इनवर्स एक्स आपका हो जाता है 1/√1 - एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/√1 - एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। वहीं तीसरा आपका सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स में 1/x mod x, मतलब आई एम रियली सॉरी, x नहीं mod x अपॉन √x स्क्वायर -1, और कॉसेक इनवर्स x में आप लिखते हैं -1/mod x टाइम्स √x स्क्वायर -1। कोई परेशानी? आई होप चीज़ें बहुत सुलझी हुई और सॉर्टेड सी हैं। और इनके साथ अब आते हैं हम आज के अपने पहले सवाल पर, जिसे अगर हम सॉल्व करें तो देखो भाई, वो इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है dy/dx। सर ये तो कुछ बहुत ही अजीबोगरीब सा लिखा हुआ है, इसका dy/dx कैसे निकालेंगे? मेरा कहना है कि आपको याद आ रहा है कि हमने इसको लेकर कुछ पढ़ा है। अगर याद नहीं आ रहा है तो याद आ जाना चाहिए, क्योंकि अब ये आपको याद हो जाना चाहिए कि जब जब मुझे जीवन में 1 + cos 2 थीटा दिखेगा, मैं से 2 cos स्क्वायर थीटा से, और जब जब मुझे जीवन में 1 -
cos 2 थीटा दिखेगा, मैं उसे 2 sin स्क्वायर थीटा से रिप्लेस करूँगा। आप इन दो बातों को तो प्लीज़ गांठ बांधकर याद कर लीजिए, क्योंकि इन पर क्वेश्चंस आते हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं सटल यूज़ हो रहा होता है, या तो इससे ये या इससे ये, अक्सर इनसे ही है ना। मतलब क्या कहना चाह रहे हो सर, ध्यान से देखो ना। 1 माइनस कॉस 2x मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स कितना, साइन स्क्वायर 2x का हाफ कितना, 2x का हाफ x, सुन रहे हैं आप लोग, और 1 प्लस कॉस 2x वो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर x। कोई परेशानी, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, अंडर रूट, और ये आपकी किसकी वैल्यू है भाई, y की। सर देखो ध्यान से, आप y से y कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, और ये क्या बन जा रहा है, 10 स्क्वायर x। यानी कोई भी समझदार, अब प्लीज़ मुझे इतनी अक्ल मत दीजिएगा कि अंडर रूट से 10 स्क्वायर x का स्क्वायर कैंसिल होगा और बचेगा 10x। ये निहायत ही बेवकूफ़ी भरी बात है, अगर आप इस स्टेज पर आकर भी यही मुझसे कहते हैं तो। याद करिए, y अगर कितना लिखा हुआ है, अंडर रूट ओवर 10 स्क्वायर x, तो हमने कई बार डिस्कस किया है कि आप महज इस स्क्वायर को अंडर रूट से कैंसिल नहीं करते हैं, आप यहाँ पर मॉड लगाते हैं। क्योंकि मुझे नहीं पता 10x कैसा था, तो मुझे इंश्योर करना होगा कि जब मैं y को लिखूँ तो मैं y को महज 10x ना लिख दूँ, मैं y को लिखूँ मॉड ओवर 10x। तो उसने डिफाइन किया था कि π/2 इंक्लूड नहीं किया था। आई होप आपको दिख रहा होगा कि π/2 इंक्लूड नहीं करने का कारण क्या था, क्योंकि π/2 पर आपका 10 इन्फिनिटी को अप्रोच करता। खैर, हमारे लिए फंक्शन बनाए सर, मॉड वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन अभी तो हमें नहीं आता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा उसे थोड़ा तोड़ लो, उसे थोड़ा ठीक कर लो। 0 से π/2 और π/2 से पाई के बीच में 10x का बिहेवियर कैसा रहता है सर, अगर मैं इसके ग्राफ को याद करूँ तो 0 से π/2 में ये कुछ ऐसा जा रहा होता है ना, और π/2 से पाई में कुछ ऐसा आ रहा होता है। ये आपका 0 है, ये आपका π/2 है, और ये आपका पाई है। मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि 0 से π/2 के बीच में ये नॉन नेगेटिव होता है, और π/2 से पाई के बीच में नॉन पॉजिटिव होता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट सा मतलब ये सुनिएगा ध्यान से, कि अगर मुझसे कोई कह रहा है y कितना है भाई, y है आपका मॉड ऑफ 10x, तो मैं कहूँगा इसकी परिभाषा को थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं। मैं कहूँगा मॉड 10x ही होगा जब आपका जो x है वो कहाँ से कहाँ तक हो, वो आपका 0 से π/2 के बीच में हो। सुन रहे हैं आप लोग। और ये माइनस 10x होगा जब जो x है आपका वो कहाँ से कहाँ तक हो, वो आपका π/2 से पाई तक हो। क्या आपको बात समझ आई? क्योंकि π/2 से पाई के बीच में 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में 10x आपका नेगेटिव होता है, और अगर उस पर मॉड लगाना है तो नेगेटिव का नेगेटिव उसे ये पॉजिटिव बनाएगा, और यहाँ पर 0 से पाई में वो पॉजिटिव ही होता है, तो मैं उसे 10x ही लिख सकता हूँ। तो ये हमारी डेफिनेशन बनी है अभी। अब अगर ये डेफिनेशन बनी है तो मैं इसका डिफरेंशिएशन निकालना चाहता हूँ, किसका, y का। तो y का जब आप डिफरेंशिएशन निकालें, जैसे आप कहना चाहें तो dy/dx है ना, या फिर आप f'(x) जो भी कहना चाहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ddx ऑफ f(x), जो भी आपको ठीक लगे ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसा आपको ठीक लगे, जो भी आप कहना चाहें। तो ये दो पार्ट्स में ब्रेक होके होगा। जैसे कि 10x का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर, वो होता है sec स्क्वायर x। तो आप कहिएगा कि जब x जो है 0 से π/2 के बीच में है, तो इसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x है। लेकिन माइनस 10x का डिफरेंशिएशन कितना होगा सर, वो हो जाएगा माइनस sec स्क्वायर x। और ये कब होगा, जब जो आपका x है कहाँ से कहाँ तक है भाई, π/2 से पाई तक। तो क्या आपको डिफरेंशिएशन समझ आ रहा है कि कैसे सोचना है, कैसे करना है, और इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे अप्रोच करेंगे? आई होप आपको सेंस निकल कर आ रहा है कि dy/dx महज sec स्क्वायर x नहीं है। अब सोच के देखो, अगर ये मल्टीपल करेक्ट आंसर में क्वेश्चन आया है ना, आपका MSQ में एक क्वेश्चन आया जहाँ पर आपके एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हैं, और एक ऑप्शन में आपने देखा क्या, sec स्क्वायर x लिखा हुआ, और आप मार्क करके आगे बढ़ गए, पर गलती ही कर गए आप, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपका एक और ऑप्शन सही होना था, जो कि क्या होगा, माइनस sec स्क्वायर x। और जब दोनों मार्क करेंगे तभी आपको मिलेगा। पार्शियल मार्किंग हो सकती है, दैट डिपेंड्स उस ईयर के ब्रोशर में उन्होंने जेई वालों ने क्या कहा है, पर आपको इंपॉर्टेंस से समझ आ रही है कि आपको कितना बारीकी में खेलना होगा। यहाँ पर एक सिली से एरर की वजह से आप पूरा क्वेश्चन जानने के बावजूद गलत करके आ जाएंगे। क्या बात आपको समझ आई? अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो क्या हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें? देखिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में अच्छे से चीज़ें समझिए क्या लिखी गई हैं। f(x) वो कह रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2(x), ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x टाइम्स sin 3πx। तो प्रूव करना है आपको f' ऑफ k प्लस इज इक्वल्स टू 6k पाई माइनस 1 की पावर के। सर ये तो कुछ बहुत ही अजीबोगरीब लिखा हुआ है, एंड ये आप कैसे रियलाइज़ करोगे कि डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है? मेरे दिमाग में से एक ही थॉट आएगा, f' k प्लस मतलब k के राइट हैंड साइड से जब k को अप्रोच किया,
ये एक्सप्रेशन आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिनोट करता है। जब तक क्वेश्चन में ना कहा जाए आप उसे GIF मत मानना, उसे सिर्फ एक स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी ब्रैकेट की तरह ही ट्रीट करना अगर वो नहीं बता रहे तो सर इसने ये कहा कि ये जो एक्सप्रेशन है आपका, है ना, ऐसा कुछ प्रूव करना है अगर ये एक्सप्रेशन दिया जा रहा है। तो सोच कहाँ से शुरू होगी, आइडिया कहाँ से शुरू होगा, उस पर बात करते हैं। सर एक बात बताओ, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x लिखा हुआ है, क्या इसको लिखने का कोई और तरीका होता है? मेरा कहना है सर एक तरीका तो मैं जानता हूँ, कैसा कि इसे अगर मैं लिखना चाहूँ तो आई होप आपको परिभाषाएं पता है कि किसी भी नंबर को उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर उसके फ्रैक्शन पार्ट के सम में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो बिल्कुल वैसे कर लो। लेकिन मेरा कहना है अगर मैं आपको याद दिलाऊं, अब बताओ f डैश k प्लस क्या होगा, f डैश k प्लस क्या होगा? सर पहले f डैश x निकालते हैं, सुनना, बताओ f ऑफ x क्या है? सर f ऑफ x जो लिखा हुआ है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x। गौर से सुनिएगा, बहुत मजेदार सी बात है, इससे आपको बहुत सारे आपके मुगालते दूर होंगे। साइन कितना, 3πx, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, ध्यान से सुना। एक बात बताओ, अगर मुझे निकालना है f डैश x, मैं अभी f डैश k प्लस में जाऊंगा, पर f डैश x को लेकर हम क्या जानते हैं? क्या अभी डेरिवेटिव को क्रिएट करने के लिए, जो फॉर्मूले क्रिएट करने के लिए जो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, क्या वो सारे फॉर्मूले में यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता? जैसे किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है ना, मुझे क्या निकालना है, f डैश x, तो क्या फॉर्मूला होता है? सर f डैश x का फॉर्मूला सिंपल सा है, आप क्या लोगे, आप पहले तो लिमिट लगाओ। सर लिमिट आप भूल जाते हो, है ना, तो लिमिट क्या आनी है सर? लिमिट आपकी आएगी, h ले लिया जाए, बिल्कुल ले लिया जाए, तो h आपका किसे अप्रोच करेगा? 0 को। f ऑफ कितना, x प्लस h माइनस कितना, f ऑफ h, आई होप आप रियली सॉरी, f ऑफ x अपॉन में कितना, h। आप आई होप ये परिभाषा नहीं भूले। तो जब मुझे किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं पता है तो मेरे पास ये तरीका तो है ही ना निकालने का, तो ये तरीका अप्लाई करके निकालेंगे। तो पहले तो ये तरीका समझ आ रहा है कि कैसे और क्यों अप्लाई किया जा रहा है, तो ज़रा इस एक्सप्रेशन पर ही बात कर लेते हैं, गौर से सुनते चले जाइएगा। ये हम निकालने चले हैं, है ना। अब एक छोटी सी बात, मुझे वो क्या निकालने को कह रहा है? वो मुझे निकालने को कह रहा है कि सर आप x पे मत निकालो, आप तो मुझे k पर निकाल के बताओ। तो हम f डैश k ही निकाल लेते हैं, तो चलो सर f डैश k निकालेंगे। तो f डैश k क्या होगा, है ना, k प्लस मतलब k को राइट हैंड साइड से अप्रोच किया जाए, बस वो इतना सा कहना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब है लिमिट, है ना, h अप्रोच 0 ही है, पर आपका ये जो होगा ये होगा f ऑफ कितना, k प्लस h। जो आपका f ऑफ x होता था उसकी जगह आप क्या लिख लोगे, f ऑफ k प्लस h, मतलब k से थोड़ा आगे देखना है, कहाँ पर, k पर, आप सुन रहे हो क्या, डिवाइडेड बाय वही h। पहले तो ये बात समझ आई या नहीं? क्या आपको दिख रहा है कि k से थोड़ा आगे गए और k पर देखा डिफरेंस, और जो k प्लस h और k में डिफरेंस है वो वही y2 माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x1, जहाँ पे ये जो डिफरेंस है x2 और x1 में वो कम से कम हो। वही परिभाषा, कुछ नया नहीं किया, डिफरेंशिएशन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग। पर अब अगर मुझे इस फंक्शन पर बात करनी है f ऑफ x पर, जो कि क्या है सर, इसे मैं लिख लेता हूँ, क्या लिखा हुआ है f ऑफ x, बस f ऑफ x को मद्देनजर रखें ताकि चीज़ें क्लियर हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x टाइम्स कितना, साइन आई थिंक 3πx, है ना, थोड़ा सा हम ज़्यादा लिख रहे हैं जो कि लिखना नहीं चाहिए था, बट मैं आपको चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ कि चीज़ें कैसे की जा सकती हैं, बजाय वैसे जैसे हम नॉर्मली या ऑर्डिनरीली या यूजुअली करते आए हैं। देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ पर f ऑफ k प्लस हम निकालने चले हैं, है ना। इस k प्लस का, हम रियली सॉरी, f ऑफ k प्लस नहीं, f डैश ऑफ k प्लस, इसका भी क्या मतलब होता है हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाली है ना, हमने फंक्शन को चेक करने के लिए उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं, इसी से हम कंटिन्यूटी निकालेंगे, समझेंगे, अभी मत घबराइए, है ना। उसी तरीके से हम डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करेंगे, उसके लिए हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, उससे रिलेटेड कुछ बात यहाँ हो रही है। तो अभी मत घबराइए, डिफरेंशिएबिलिटी जब हम पढ़ लेंगे तब समझ आ जाएगा। अभी फिलहाल बस ये समझो, लिमिट, है ना, h अप्रोच 0, f ऑफ k प्लस h, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, k प्लस h, तो कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट मेजर ऑफ 2 टाइम्स कितना, k प्लस h, और क्या सर, यहाँ पर साइन कितना भाई, 3π, x को किससे रिप्लेस किया, k प्लस h से, ये हुआ, माइनस f ऑफ k मतलब इसमें x की जगह k रख दिया, तो कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2k साइन ऑफ कितना, 3k पाई, डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय आपका बहुत खास कौन, h। क्या बात समझ आई? अब चीज़ें देखना शुरू करो, क्या मैं साइन के यानी ट्रिग्नोमेट्री के और अपने इस नॉलेज को यूज़ करके कुछ चीज़ें बना सकता हूँ, या सीधे सीधे सब्सटीट्यूशन यूज़ कर दें, उससे कुछ बात बनेगी क्या? जैसा आपको ठीक लगे। पहले तो ये बताओ, उसने k को लेकर कुछ आइडिया दिया था क्या? ध्यान से देखो, ये कुछ प्रूव करना है ना। दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट मेजर फंक्शन एंड k बिलोंग्स टू ऑल द नेचुरल नंबर्स, मतलब k टेक्निकली कोई बड़ा नंबर नहीं है या कोई और ऐसा वैसा ऑर्डिनरी कोई भी रियल नंबर नहीं है। k इज वेरी स्पेसिफिकली अ नेचुरल नंबर, और अगर k एक नेचुरल नंबर है तो क्या आपको स्ट्राइक कर रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो सुनना ध्यान से सुनना। साइन 3k पाई क्या होगा? चलो देखो,
साइन 3 के पाई। साइन का ग्राफ आपको याद है क्या सर? देखो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। साइन का ग्राफ अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होता है। अच्छा बताओ, 0 पाई 2 पाई, आप सुन रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ? मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि पाई का कोई भी मल्टीपल हो, पाई का कोई भी मल्टीपल हो, वहाँ पर साइन क्या होता है? 0। मतलब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ साइन ऑफ n पाई इज ऑलवेज 0, जहाँ पे n जो है वो क्या है? कोई भी आपका एक इंटीजर है। यहाँ तो और उसने स्पेसिफाई किया क्या कि k आपका एक क्या है भाई? k आपका एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर इंटू 3 विल बी अ नेचुरल नंबर, और पाई का कोई नेचुरल नंबर, पाई का कोई इंटीजर हो तो ही साइन ऑफ दैट 0 हो जाता है। यहाँ पर तो पाई का कोई एक नेचुरल नंबर वाला प्रोडक्ट, मतलब 2 पाई 3 पाई 4 पाई ऐसा कुछ है, और उल्टा उसका ट्रिपल यानी 6 पाई 9 पाई 12 पाई ऐसा कुछ। तो क्लियर सी बात है साइन ऑफ दिस इज गोइंग टू बी 0, मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन हट गया। बहुत बढ़िया। अब जरा इस पर बात करते हैं, इससे ऐसा कैसे ही रखते हैं, इस अंदर वाले एक्सप्रेशन को थोड़ा सोचते हैं। ध्यान से देखना, क्या लिखा है? k प्लस एच, यहाँ लिखा है 3 पाई। क्या सोचा जा सकता है, क्या किया जा सकता है, जरा उस पर बात करते हैं। पर पहले तो क्या मैं इस पूरे पार्ट को हटा सकता हूँ? तो मेरे लिए जो क्वेश्चन में हिस्सा बच रहा है वो क्या बच रहा है सर? वो बच रहा है लिमिट, है ना, h अप्रोचेस 0, ये वाला जो पार्ट है गौर से देखिएगा। 2 टाइम्स कितना? k प्लस एच। आई होप इससे कोई परेशानी नहीं है। साइन ऑफ, इससे भी आप साइन वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो। जो भी आपको लगे, ये आपका एक क्वेश्चन अब इस तरीके से बन रहा है। क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि ये वाला पार्ट पूरा 0 कैसे होगा? क्योंकि साइन ऑफ 3 के पाई, के बेसिकली एक नेचुरल नंबर है, तो 3 इंटू एक नेचुरल नंबर भी नेचुरल नंबर होगा, और पाई के किसी भी नेचुरल नंबर वाले मल्टीपल पर आप जाएं और उसका साइन रेशियो ले तो वो 0 होता है। क्या इतनी बातें समझ आई? अब मेरा आपसे कहना है कि अगर ये साइन में मैं चीज़ें देखना चाह रहा हूँ तो देखो ज़रा ध्यान से, गौर से सुनना। क्या 3 पाई को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ? क्यों करना है सर? ध्यान से सुनना। मैं बस इस वाले हिस्से पर थोड़ी आपसे बात करना चाह रहा हूँ। साइन ऑफ 3 पाई टाइम्स k प्लस एच, गौर से सुनना। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ साइन ऑफ कितना? ये लिखा हुआ है साइन ऑफ 3 पाई टाइम्स k प्लस एच। गौर से सुनिएगा, यही बात आपको बहुत हेल्प करेगी इस क्वेश्चन को क्रैक करने में। 3 पाई को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया सर? सर ये हो जाता है साइन ऑफ 3 k पाई प्लस 3 पाई एच या 3h पाई, जो भी आप लिखना चाहें, है ना। अब सुनते जाइएगा, काम की बात क्या है। अब एक बात बताओ सर, अगर मैं क्वाड्रेंट थ्योरी अप्लाई करूं, इसका एक डिटेल्ड डिस्कशन हम जब ट्रिगो पढ़ेंगे तब करेंगे। अभी बस थोड़ा सोचिए, ये होता है 0, ये होता है पाई बाई 2, ये होता है आपका पाई, और ये होता है 3 पाई बाई 2। फिर आप पाई बाई 2 ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 2 पाई, और ऐसे पाई बाई 2 के भी मल्टीपल मिलते हैं। मैं थोड़ा इनमें इंटरेस्टेड हूँ। आप यहाँ पर जब देखेंगे तो पाई के आपको सारे ऑड मल्टीपल, और यहाँ पर देखेंगे तो आपको पाई के सारे इवन मल्टीपल्स मिलेंगे। क्यों बता रहे हो सर ये सब? सुनना ध्यान से देखो। पाई के किसी मल्टीपल में, पाई के किसी मल्टीपल में मैं कोई एंगल ऐड कर रहा हूँ, तो अगर वो पाई का इवन मल्टीपल हो तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हो, और पाई का अगर वो ऑड मल्टीपल हो तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हो। आप सुन रहे हो क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे रेशियो आपके पॉजिटिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे लिखा होता मान लो साइन ऑफ कितना? 6 पाई प्लस थीटा। तो पहली बात तो 6 पाई की वजह से साइन रेशियो साइन ही रहता। गौर से सुनिएगा, प्लीज़ ध्यान सुनिएगा। दूसरी बात, दूसरी ज़रूरी आवश्यक बात, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, कि आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहाँ पे सारे ही रेशियो पॉजिटिव होते हैं तो ये हो जाता। लेकिन अगर थर्ड क्वाड्रेंट में ये बात हो रही होती, जैसे कि क्या लिखा होता है, लेट्स से साइन ऑफ कितना, कुछ भी ले लो, है ना। जैसे कि लेट्स से मैं लिख लेता हूँ 3 पाई प्लस थीटा। तो पहली बात तो 3 पाई के कारण साइन साइन ही रहेगा। लेकिन अगर सिग्नेचर की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपके 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, यानी यहाँ पर क्या आ जाता है? नेगेटिव। मतलब मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर पाई का ऑड मल्टीपल है, अगर पाई का ऑड मल्टीपल है तो साइन n पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और अगर साइन का इवन मल्टीपल है तो वो आपका प्लस साइन थीटा ही होता है, n पाई प्लस थीटा। n क्या है, इवन या ऑड, इस बात पर डिपेंड करता है। अब मुझे यहाँ नहीं पता कि 3 के पाई क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, 3 के पाई में 3 पता है क्या है सर? 3 ऑड है। अब अगर 3 ऑड है तो 3 के कैसा होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? के। आप समझना बात को, क्योंकि अगर के आपका इवन हुआ, अगर के आपका इवन हुआ तो आप खुद सोचो ना, 3 के भी क्या होगा? इवन। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? क्योंकि एक इवन नंबर इनटू एनीथिंग इज ऑलवेज इवन। नेचुरल नंबर्स पे बात कर रहा हूं, है ना। और अगर के आपका गलती से ऑड हुआ तो 3 इंटू के यानी ऑड इंटू ऑड हमेशा आपका ऑड होता है, क्योंकि इवन बनाने के लिए एक इवन चाहिए होता है मल्टीप्लिकेशन में। आप सुन रहे हो क्या? तो मैं बस आपसे कहना चाह रहा हूँ, ये सारी निर्भरता किस पर है? के पर। गौर से सुनना, इस बात को कहने का मेरा बस आपसे इतना मतलब है, प्लीज ध्यान सुनो। साइन ऑफ 3 के पाई प्लस थीटा होता है साइन थीटा। साइन थीटा मतलब साइन ऑफ कितना? 3h पाई। गौर से सुनिएगा, साइन थीटा मतलब साइन ऑफ 3h पाई,
लेकिन समस्या क्या है, समस्या ये है कि यहाँ पर प्लस साइन आएगा, माइनस साइन, ये कौन डिसाइड करेगा, के। यानी कि अगर के ऑड हुआ, के अगर ऑड हुआ तो पाई का ऑड मल्टीपल यानी माइनस साइन, और अगर के इवन हुआ, के अगर इवन हुआ तो आपका प्लस साइन। यानी के डिसाइड कर रहा है ना, तो क्या मैं इसे ऐसा नहीं लिख सकता -1 की पावर के, क्योंकि अगर के ऑड हुआ तो माइनस आएगा, के इवन हुआ तो प्लस आएगा, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं बस आपसे कहना चाह रहा हूँ कि साइन 3 पाई टाइम्स के प्लस एच को मैं कुछ ऐसे एक्सप्रेशन से रिप्लेस करूँ तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है। चलो यही करते हैं। तो ध्यान से देखिए भाई, यहाँ पर इस वाले पार्ट में मैं इसे थोड़ा रीराइट करने में ज़रा इंटरेस्टेड हूँ, ध्यान से देखते जाइएगा, घबराइएगा नहीं, बस चीज़ें ध्यान से देखो। क्या लिखा हुआ है सर, यहाँ लिखा हुआ है लिमिट एच अप्रोचेस 0, है ना, लिमिट एच अप्रोचेस 0। अच्छा, इस वाले पार्ट को ज़रा अगर डिस्कस करना है तो कर लेते हैं, गौर से देखो। ये क्या लिखा है, 2k प्लस एच, 2k प्लस 2h टू बी वेरी ऑनेस्ट। ध्यान से देखना, ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा है 2k प्लस 2h, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है। आई होप आप सब इस बात से सहमत है। मैंने साइन 3 पाई टाइम्स k प्लस एच को किस से रिप्लेस करना चाहा, मैं इसे रिप्लेस कर रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, -1 की पावर k टाइम्स साइन थीटा, थीटा यानी ये एंगल जो कि क्या है 3 पाई h, जो कि कितना है 3 पाई h, या फिर आप उसे 3h पाई भी कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय हमारा कौन, अपना h। क्या ये बात समझ आ रही है। अब यहाँ पे एक छोटा सा काम मैं करने में ज़रा इंटरेस्टेड हूँ, जो मेरी हेल्प करेगा इस GIF ग्रेटेस्ट मेजर फंक्शन को हटाने में। देखो 2k कितना होगा, k आपका कोई नेचुरल नंबर है। फॉर एग्जांपल मैं इसको एक ऐसे एग्जांपल से देता हूँ, ध्यान से देखो, k अगर आपका कोई नेचुरल नंबर है, जैसे मैं मान लेता हूँ फॉर एग्जांपल, है ना, k जो है वो है लेट्स से 3, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूँ 2k प्लस 2h, इसका आप GIF निकालना चाह रहे हो, तो 2k मतलब क्या 6, तो आप निकालना चाह रहे हो 6 प्लस h का GIF, लेकिन इसमें आप लिमिट लगा रहे हो। लिमिट क्या लगा रहे हो सर, h जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो 2 प्लस h किसे अप्रोच करेगा, h जो है 2 प्लस h छोड़ो, या फिर वो भले ही आपका क्या हो जाता 2 प्लस, ये क्या है, आई एम रियली सॉरी, मैं 2 प्लस h क्यों लिख रहा हूँ, ये कितना है, ये आपका 6 प्लस 2h हुआ ना। अगर k 3 हुआ तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2h। अब गौर से सुनना, ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 2h। अब 2h कितना होगा, जैसे h 0.1 भी हुआ तो 2 से मल्टीप्लाई होकर वो एक छोटी वैल्यू ही रहेगा, तो 6.02 मान लो, 6.02 का भी GIF कितना होगा, 6 ही होगा। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, तो बस यही बात यहाँ पर समझो थोड़ा सा ध्यान से, कि ये एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल है, नेगेटिव इंटीजर तक भी नहीं गई बात है ना, ताकि कोई कन्फ्यूजन बने। सिर्फ एक सिंपल सा नेचुरल नंबर है, उसमें कुछ छोटी सी वैल्यू ऐड करी तो उसका GIF वो नेचुरल नंबर ही होगा। यानी ये तो आपका 2k बन गया, बहुत बढ़िया। अब सुनना, -1 की पावर k तो है ही, समस्या क्या है, ये साइन ऑफ 3h पाई अपॉन कितना, अपॉन में h। अगर मेरा ये वाला पार्ट और सॉल्व हो जाए ना सर, तो लगभग क्वेश्चन खत्म है। क्यों, क्योंकि ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया। आप समझो, कुछ याद आया, आई होप आपको याद आ रहा है, मुझे शायद बताने, कहने, याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि सर देखो यहाँ पे आप 3 पाई से मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर में। अब आप अपनी मर्जी से 3 पाई से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो न्यूमरेटर को भी मैंने 3 पाई से मल्टीप्लाई किया। आप सुन रहे हैं, तो अब अगर मैं आपसे गौर से देखने को कहूँ तो क्या आप नहीं देख पा रहे हो सर, साइन 3 पाई h अपॉन 3 पाई h। देखो ना, जब h 0 को अप्रोच कर रहे हैं तो साइन 0 अपॉन 0 यानी 1, तो जो हिस्सा बच रहा है वो क्या बच रहा है, ध्यान से देखो, 3 इंटू 2 कितना 6, तो 6k पाई, आई होप आपको दिख रहा है, 6k पाई इंटू -1 टू दी पावर k, ऐसा कुछ आ रहा है, 6k पाई इंटू -1 टू दी पावर k। और मेरे ख्याल से वो यही पूछ रहा था आपसे, 6k पाई इंटू -1 टू दी पावर k। क्या ये पूरा पार्ट सॉर्टेड सा समझ आ रहा है। एक क्वेश्चन हमने कैसे सोचा, जहां हमें डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ही नहीं पता था, फिर भी हमने अपने डिफरेंशिएशन के बेसिक से कंसेप्ट को यूज़ करते हुए और अपनी लिमिट की अंडरस्टैंडिंग अप्लाई करते हुए इस क्वेश्चन को वर्कआउट किया। यहाँ बस इस बात का मैं इल्म देना चाह रहा हूँ कि देखो, कहने को डिफरेंशिएशन हम पढ़ रहे हैं, उसका बेसिक कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं, पर अभी भी लिमिट जिंदा है और लिमिट आपकी यूज़ होती चलेगी साहब। इस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे और हर एक चीज़ वो यूज़ करवा लेगा आपसे। जब वो IIT JEE मेंस और JEE एडवांस पर खेलेगा तो वो हर तरह का नॉलेज आपसे एक्सपेक्ट करेगा, एक कॉम्प्रहेंसिव थरो। तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि कम इंपॉर्टेंट है या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ इक्वली इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखो क्या कह रहा है वो, FR2R, अगला सवाल आज का, सेटिस्फाई करता है मॉड ऑफ f ऑफ x लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक है, मॉड ऑफ f ऑफ x लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये डिफरेंशिएबल है x इज इक्वल टू 0 पर, तो f डैश 0 निकालना है। कैसे निकालेंगे, सुनना ध्यान से। मुझे बताओ सर f डैश x क्या होता है। कोई f डैश x मुझसे कहेगा तो मैं कहूँगा लिमिट h अप्रोचेस 0 f ऑफ x प्लस h
माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये बात मैं बार बार नहीं लिखूंगा, अभी शुरुआत में आप इस बात से थोड़े से अनकंफर्टेबल ना हो, इसको मैं बार बार लिख दे रहा हूँ ताकि आप इसको देखने के अकस्टम्ड, आदी या यूज्ड टू हो जाए। खैर, अगर मैं आपसे इस बारे में बात करूँ तो मुझे क्या चाहिए, मुझे एफ डैश ज़ीरो चाहिए। तो मैं एफ डैश ज़ीरो को क्या लिखूंगा भाई, लिमिट है ना, एच अप्रोचेस ज़ीरो है ना, एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एच। आई होप आपको नज़र आ रहा है। तो टेक्निकली हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ ज़ीरो अपॉन में कितना, एच। अब एक छोटा सा काम, इस स्टेटमेंट को देखो, एक फंक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। क्या है कंडीशन, कि सर मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है ना, मॉड ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स है वो एक्स स्क्वायर के इक्वल या उससे छोटा है। बिल्कुल सही बात। अच्छा, एक काम करते हैं, दोनों तरफ जीरो पास करते हैं। तो आप क्या कहना चाह रहे हो, मॉड ऑफ एफ ऑफ जीरो जो है वो आपका जीरो से छोटा है या उसके इक्वल है। अब आप एक बात सोच के बताओ, बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है, किसी भी एक्सप्रेशन का मॉड क्या कभी जीरो से छोटा हो सकता है, नहीं। तो जाहिर सी बात है जीरो के इक्वल ही होगा। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर मैं एफ ऑफ जीरो तो निकाल पाया, कितना होगा, जीरो। क्या बात आपको समझ आई? बस मैं इतनी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी एक्सप्रेशन का मॉड कभी भी जीरो से छोटा तो नहीं होता ना। तो वो कह रहा है जीरो से छोटा है, जीरो के इक्वल होगा, तो सर जीरो से छोटा तो हो नहीं सकता, तो बचा क्या, जीरो के इक्वल होना। मतलब उसने इनडायरेक्टली आपको ये कहा कि एफ ऑफ जीरो जो है वो जीरो हो जा रहा है। तो अभी आपको जब एफ डैश जीरो सॉल्व करना है तो आपके पास जो पार्ट बच रहा है वो क्या बच रहा है, लिमिट एच अप्रोचेस जीरो, लिमिट एच अप्रोचेस जीरो, एफ जीरो तो जीरो है तो ये बच जाता है कितना, एफ ऑफ एच अपॉन ऑफ कोर्स कितना, एच। क्या इतनी बात समझ आ रही है? अब इस वाले पार्ट पर ज़रा बात करते हैं। ये क्या लिख कर दे रहा था आपसे, वो कह रहा था मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है आपका वो आपका एक्स स्क्वायर से छोटा है। अगर इसमें एच रिप्लेस कर दूं तो मैं क्या कहूँगा, मॉड ऑफ एफ ऑफ एच जो है आपका वो एच स्क्वायर से छोटा होगा। क्या बात आपको समझ आ रही है? अब इससे मैं मॉड ऑफ एफ ऑफ एच से, मतलब इससे अपने एक्सप्रेशन तक पहुंचूंगा जहां पर मैं जिस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं उसकी मुझे ज़रूरत है। इस वाले पार्ट की मैं आपसे बात कर रहा हूं कि एफ ऑफ एच अपॉन एच तक मैं इस वाले एक्सप्रेशन से कैसे पहुंच सकता हूँ। सबसे पहले तो एक सिंपल सा थॉट, क्या मैं दोनों तरफ एल एच एस और आर एच एस में मॉड एच से डिवाइड करूँ तो चलेगा क्या? मुझे कोई आपत्ति नहीं, कर लो, आपको करना है सर। तो मैंने मॉड एच से डिवाइड किया है ना। बाय द वे इस एच स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, चलो छोड़ो, पहले लिखा है मॉड ऑफ कितना, एफ ऑफ एच अपॉन में यहाँ भी क्या लिखा मैंने, मॉड ऑफ एच। कोई परेशानी तो नहीं है? अच्छा, इक्वल टू नहीं है, ये क्या है, लेस देन इक्वल टू। एच स्क्वायर को आई होप आप सब जानते हैं, हम मॉड ऑफ एच स्क्वायर भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि एच स्क्वायर है तो मॉड एच स्क्वायर भी वही होगा। और यहाँ भी मैंने एल एच एस के बजाय साथ साथ आर एच एस में भी मॉड एच से डिवाइड किया। मॉड एच चूँकि एक पॉजिटिव वैल्यू है तो इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होगा। इससे हो क्या रहा है, फ़ायदा क्या हो रहा है सर, देखो आप ध्यान से, ये यहाँ भी मॉड है यहाँ भी मॉड है तो ओवरऑल एक मॉड लगा सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एच अपॉन एच का एक जो ओवरऑल मॉड है वो हमेशा आपका किससे छोटा है या उसके इक्वल है, मॉड एच का स्क्वायर अपॉन मॉड एच। तो ये हमेशा आपके मॉड एच से छोटा है। इस बात को गौर से देखो, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, इस एक्सप्रेशन को गौर से देखो, आप इस एक्सप्रेशन को ज़रा गौर से देखो और यहाँ पर जो हम निकालना चाह रहे हैं इस पार्ट को आप समझने की कोशिश करो। क्या आपको स्ट्राइक कर रहा है कि अगर मैं यहाँ पर मॉड ऑफ एफ ऑफ एच अपॉन एच निकालना चाह रहा हूँ, सॉरी मैं एफ ऑफ एच अपॉन एच निकालना चाह रहा हूँ लेकिन मैं मॉड ऑफ एफ ऑफ एच अपॉन एच निकाल चुका हूँ, तो क्या मैं इस तक नहीं पहुँच सकता? मैं बहुत आराम से पहुँच सकता हूँ अगर आप फिर से वही थॉट यूज़ करें जो हमने यहाँ पर यूज़ किया था। ऐसे कैसे सर, ज़रा इस बात को समझो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये कुछ आया है, इससे देखो, मॉड ऑफ एफ ऑफ एच अपॉन मॉड ऑफ एफ ऑफ एच अपॉन एच जो है वो मॉड एच से छोटा है। दोनों तरफ अगर मैंने लिमिट लिया तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट है ना, एच अप्रोचेस जीरो, आई होप आप सुन रहे हो, जो कि क्या हो जाएगा, मॉड अगर लगाना है तो मॉड आप बाहर भी लगा सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एच अपॉन कितना, एच। ये जो है आपका ये छोटा होगा किससे, दोनों तरफ हमने लिमिट ली है क्या, एच अप्रोचेस जीरो है ना, और ये क्या हो जा रहा है, मॉड ऑफ एच। आप बताओ, जब एच जीरो को अप्रोच करेगा तो मॉड एच भी जीरो को अप्रोच करेगा। तो टेक्निकली मैं कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि सर जो आपका लिमिट है ना एच अप्रोचेस जीरो है किस पर, एफ ऑफ एच अपॉन एच पर, उसका जो मॉड है वो आपका हमेशा ज़ीरो के इक्वल या उससे छोटा है। आप सुन रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, बड़ी सिंपल सी बात तक हम पहुँच पा रहे हैं अगर आपको बात स्ट्राइक कर गई है तो। इस एक्सप्रेशन का मॉड जो है वो ज़ीरो से छोटा। अच्छा सर सारी बातें छोड़ो, इसके न्यूमरेटर में से अगर मैंने ज़ीरो सबट्रैक्ट किया तो मैंने क्या लिखा, एफ ऑफ एच माइनस ज़ीरो अपॉन कितना, एच। ज़ीरो सबट्रैक्ट किया मतलब मैंने कुछ नहीं किया। ज़ीरो को क्या मैं एफ ऑफ ज़ीरो लिख सकता हूँ अगर आपको याद आ रहा है तो क्या ये कुछ तो बनता हुआ आपको दिख रहा है, क्या ये आपको कुछ तो बनता हुआ दिख रहा है? आई होप आपको नज़र आ रहा है, ये आपका एफ डैश एच है। तो मैं इस बात के फाइनल कंक्लूजन पर पहुँचा कि मॉड ऑफ एफ डैश एच जो है वो आपका हमेशा
जीरो या उसके इक्वल है, सॉरी जीरो से छोटा या उसके इक्वल है। सर कैसी बात कर रहे हो? फिर वही बात, इतनी बात घुमा फिरा कर आपने कहीं भी कह देते। खैर अब बात निकली है तो यहीं कह देते हैं कि अगर एफ डैश एच एक एक्सप्रेशन है जिसका मॉड समझते हो ना, जो कि हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, मतलब जीरो या जीरो से बड़ा होता है, और ये कह रहा है नहीं मैं जीरो या जीरो से छोटा रहूँगा, तो टेक्निकली वो क्या कहना चाह रहा है? वो बस यही कहना चाह रहा है कि आपका जो एफ डैश एच है जनाब, वो सिंपल से तौर पर आपका ज़ीरो ही रहेगा। क्या ये बात आपको डाइजेस्ट हो रही है कि यहाँ पर जो हमने एफ डैश एच फाइनली निकाला, सॉरी एफ डैश एच नहीं, आई एम रियली सॉरी, एफ डैश कितना? ज़ीरो, क्योंकि हम एच कब निकाल रहे थे? ये ज़ीरो पर निकाल रहे थे। बाय द वे हमने एफ डैश एच ही निकाल लिया है ज़ीरो, तो अब एच की जगह कुछ भी आप पास करें वो ज़ीरो ही रहने वाला है। क्या बात आपको डाइजेस्ट हो रही है? और एनीवेज हम ये कहाँ पर निकाल रहे थे? ये हमारा एफ डैश ज़ीरो ही था। अगर मैं आपसे बात डिस्कस करूँ वापस पॉइंट पर, ये जो एफ ऑफ एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच, आई एम रियली सॉरी मैंने इसे एफ डैश एच लिख लिया। ये टेक्निकली क्या है? ज़ीरो प्लस एच, मतलब एफ ऑफ एक्स जो आपका होता था एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो एक्स की जगह अगर जीरो पास कर दिया तो ये है एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच। तो मैंने यहाँ पर आई एम रियली सॉरी ये पार्ट थोड़ा गलती से लिख दिया है, ये एच नहीं होगा, ये आपका क्या होगा? ज़ीरो। तो एफ डैश ज़ीरो जो है वो आपका, आई एम रियली सॉरी आई रिपीट माई वर्ड्स, ध्यान से सुनिएगा, एफ डैश एच नहीं, एफ डैश ज़ीरो जो निकल कर आ रहा है वो भी क्या आ रहा है? ज़ीरो। और इसका कारण आपको समझ आ रहा है कि ये कैसे निकला? कहानी सॉर्टेड सी थी, पर कैसे घुमा फिरा कर हमने चीज़ों को वर्कआउट किया और डिफरेंशिएशन का जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है उसे कैसे अप्लाई किया, क्या ये पूरी बात सॉर्टेड सी स्पष्ट तौर पर समझ आ रही है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? डिफरेंशिएशन के ही बेसिक्स को हम कंसोलिडेट करते चले जा रहे हैं। और अगले सवाल को अगर हम देखें, एक फंक्शन है जो आर से आर में डिफाइंड है, मतलब सारे रियल नंबर से सारे रियल नंबर, डोमेन को डोमेन, एक इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है सर, कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई जो है वो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई होगा। अगर मैं इसे देखूं तो मेरे दिमाग में कुछ तो ख्याल आता है। क्या ख्याल आता है सर? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, बस इस बात को देखो, क्या आपको स्ट्राइक कर रहा है कुछ जो मैं कहना चाह रहा हूँ? खैर अगर मतलब वैसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, पर ऐसा देख कर ना हमारे दिमाग में एक छोटा सा थॉट स्ट्राइक करता है कि अगर ऐसी फंक्शनल डेफिनेशन दे दी जाए तो क्या मैं फंक्शन को ऐसा नहीं मान सकता? वैसे तो ये गलत है, ऐसा आप मत करिए, पर फिर भी अगर मैं फंक्शन को ए टू द पावर एक्स मान लूँ तो आप लॉजिकली देखो ना ये क्या लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये क्या लिखा है? ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर वाई। और अगर यहाँ देखोगे तो क्या ये बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जा रही हैं। तो देखो ना आप, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है अगर आपका फंक्शन ए टू द पावर एक्स हो तो। पहली बात समझ आई क्या? तो कहने को आप एफ ऑफ एक्स को ए टू द पावर एक्स मान के भी सॉल्व करें तो बात बन जाएगी, क्योंकि ऐसा फंक्शनल डेफिनेशन आपका ए टू द पावर एक्स ही शो करता है। और उसने कहा भी है कि एफ ऑफ एक्स जीरो नहीं होता है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स, है ना। अच्छा, अब एफ ऑफ एक्स आपका डिफरेंशियल है एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, और एफ डैश जीरो जो है वो है टू है। ये बहुत क्रूशियल सी बात है, बस इस बात को याद रखना, जो एफ डैश एक्स जो है, सॉरी एफ डैश जीरो जो है वो टू है, ठीक है। तो प्रूव करना है कि एफ डैश एक्स जो है वो टू टाइम्स एफ ऑफ एक्स है। खैर कहने को आंसर यहीं से आ सकता है, पर आप चाहें तो यहाँ से निकालिए। मैं दोनों तरीके बताता हूँ। पहले शॉर्टकट बताता हूँ, शॉर्टकट क्या होगा। हमने मान लिया ए टू द पावर एक्स, अब बताओ उसने कहा एफ डैश जीरो, आप बताओ एफ डैश एक्स कितना होगा? सर एफ डैश एक्स मतलब ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ये होता है ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए एट बेस ई, है ना। अब उसने आपसे एफ डैश एक्स नहीं पूछा है, उसने आपसे बोला है एफ डैश जीरो, है ना। तो एफ डैश जीरो जब हमने निकाला तो मैंने एक्स की जगह क्या रखा सर? जीरो, है ना। तो ए की जगह, सॉरी एक्स की जगह जब जीरो रखा तो ए टू द पावर जीरो इंटू लॉग ए बेस ई। और एफ डैश जीरो उन्होंने आपसे कितना कहा? वो उन्होंने कहा आपसे कितना है भाई? टू है। तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, सुन रहे हो? तो यहाँ से क्या समझ आ रहा है सर? गौर से सुनिएगा। अगर एफ डैश जीरो आपका टू दिया है, आई होप हमने सही लिखा है, ए टू द पावर एक्स लॉग ए, तो एक्स की जगह जब जीरो रखा तो ए टू द पावर जीरो वन, तो लॉग ए बेस ई कितना आ रहा है? टू। तो पहले तो मैं कंक्लूड कर पाया कि लॉग ए एट बेस ई कितना आता है? टू। क्या ये बात आपको समझ आई? बस ये रिजल्ट अपने जहन में रखिए। फिर वो क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है एफ डैश एक्स आप बताइए कि टू एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। एफ डैश एक्स आपको प्रूव करना है कि टू एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो मैं काम करता हूँ, एफ डैश एक्स कुछ ऐसा आया था, एफ डैश एक्स कुछ ऐसा आया था। अब आप खुद देखो ना, अगर मैं एफ डैश एक्स को कंक्लूड करूं तो आप खुद देखोगे एफ डैश एक्स ए टू द पावर एक्स है, लॉग ए बेस ई कितना है? लॉग ए बेस ई टू है। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? टू इंटू ए टू द पावर एक्स। और ए टू द पावर एक्स क्या है सर? देखो ध्यान से, एफ डैश एक्स तो एज इट इज एफ डैश एक्स ही है, लेकिन टू एज इट इज है। और ए टू द पावर एक्स क्या है सर? ए टू द पावर एक्स आपका एफ ऑफ एक्स है। बस इतने आराम से प्रूव हो जाएगा।
ये इतना आसान सा क्वेश्चन है, पर मेरा कहना है कि सर मैं ये फंक्शनल डेफिनेशंस अगर नहीं जानता हूँ, इन डेफिनेशन से मेरा पाला कभी नहीं पड़ा, तो मैं कैसे सिस्टमैटिकली सोच सकता हूँ। तो मैं पहले तो आपसे कहूँगा कि चलो, उसने आपको क्या कहा कि आप x और y सारे रियल नंबर्स पास कर सकते हो, तो यहीं से कहानी शुरू करते हैं। ध्यान से देखना, मैं इस कंडीशन में, किस कंडीशन में भाई, f ऑफ x प्लस वाई जो कि किसके इक्वल दिया है, f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई, इसमें x और y दोनों को 0 से रिप्लेस करता हूँ। जब मैंने x और y दोनों को 0 से रिप्लेस किया तो देखो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ 0, और ये क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 का स्क्वायर, क्योंकि f ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 को इधर भेजा तो मुझे क्या मिलेगा, f ऑफ 0 का स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ से f ऑफ 0 कॉमन ले लें, अगर आप यहाँ से f ऑफ 0 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा सर, f ऑफ 0 माइनस 1। इससे कुछ समझ आ रहा है क्या, इससे ये समझ आ रहा है कि दो बातें, f ऑफ 0 है तो 0 होगा या 1 होगा, f ऑफ 0 जो है वो 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, क्योंकि x की किसी भी वैल्यू के लिए f ऑफ x 0 नहीं होता है, तो f ऑफ 0 0 होने से रहा। तो पहला कंक्लूजन तो ये निकला सर कि f ऑफ 0 जो है वो कितना होगा, वो होगा 1। पहली इंपॉर्टेंट बात नजर आई क्या, आई होप नजर आ रही है। अब मैं किस पर आना चाह रहा हूँ, अब मैं f डैश x पर आना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली किससे मतलब है, मुझे अल्टीमेटली मतलब है f डैश x से। अच्छा, ये बात आई होप आप याद रखेंगे कि f0 जो हमने निकाला है वो 1 आ रहा था, और f डैश 0 जो हमने निकाला है वो कितना आ रहा था, 2। अब हम किससे बात करेंगे, हम f डैश x निकालने में इंटरेस्टेड हैं, कोई परेशानी तो नहीं। अच्छा, f डैश x से पहले क्या मैं f डैश 0 निकाल सकता हूँ, सुनना ध्यान से, f डैश 0 क्या होगा, आई होप अगर मैं सीधे सीधे डेफिनेशन अप्लाई करूं तो ये होगा h अप्रोचेस 0, f ऑफ x प्लस h होता है लेकिन अब होगा 0 प्लस h, यानी f ऑफ h माइनस f ऑफ कितना, 0। मतलब आई होप आपको समझ आ रहा है, f ऑफ x यहाँ होता था लेकिन अभी आप 0 पर ही निकाल रहे हो, और इसके साथ साथ डिनोमिनेटर में h। अच्छा, f ऑफ 0 हमने निकाला क्या सर, f ऑफ 0 आपका आ रहा है 1, f ऑफ 0 कितना आ रहा है 1, तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि f डैश 0 जो है वो कितना है, लिमिट h अप्रोचेस 0। अच्छा, f ऑफ h के बारे में कोई खासी जानकारी अभी तक तो नहीं है सर, तो ये f ऑफ h माइनस कितना, 1 अपॉन h। इस कंक्लूजन को हम अपने पास रखते हैं, इसकी जहाँ पर जैसी ज़रूरत पड़ेगी हम यूज़ करेंगे। क्या आप ये बात समझ पाए कि आपका f डैश 0 जब हम निकालने चले थे तो वो कुछ ऐसा आ रहा था, f ऑफ h माइनस 1 अपॉन h। क्या बात आपको समझ आई। अच्छा, मुझे बस आपसे ये कहना है कि जब f डैश 0 हम निकालने चले तो हमें क्या पता है सर, हमें वो पता चला है 2। तो कहना है से ये जो एक्सप्रेशन है किसके इक्वल है सर, ये 2 के इक्वल है। ये जो एक्सप्रेशन है आपका जनाब, कौन सा एक्सप्रेशन भाई, गौर से सुनिएगा, लिमिट x अप्रोचेस 0, कौन, f ऑफ h माइनस 1 अपॉन कितना भाई, h। ये जो एक्सप्रेशन है ये 2 के इक्वल है। क्या ये रिजल्ट आपको याद रहेगा। अब इस रिजल्ट को मद्देनजर रखते हुए मैं वापस अपनी काम की बात पर आता हूं और मैं निकालता हूं f डैश x। सर ये तो बहुत मुश्किल बात नहीं है, आप बताओ f डैश x क्या होगा। सर f डैश x की जो परिभाषा होती है जो हमने पढ़ी है वो क्या होती है सर, लिमिट h अप्रोचेस 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन कितना h। कोई परेशानी तो नहीं है। f ऑफ x प्लस h का कुछ हो सकता है क्या सर, आई थिंक f ऑफ x प्लस h का कुछ तो हो सकता है। f डैश x जब आप निकाल रहे हो तो लिमिट h अप्रोचेस 0 अपनी जगह वाजिब है। f ऑफ x प्लस h को इसकी डेफिनेशन में जो हमें दिया गया था उससे क्या मैं f ऑफ x इंटू एफ ऑफ h से रिप्लेस कर सकता हूँ। यहाँ तो f ऑफ x दिख ही रहा है और ये आपका h है। गौर से सुनिएगा, आपका क्वेश्चन खत्म होने को है अगली स्टेप में। एक बात बताओ, f ऑफ x दोनों जगह से कॉमन ले सकता हूँ क्या, बिल्कुल ले सकते हो सर। तो f डैश x जो आ रहा है जनाब वो आपका आ रहा है लिमिट h अप्रोचेस 0, है ना। f ऑफ x कॉमन ले लिया जिसकी बारे में हम बात करेंगे, पर ये लिख रहा है f ऑफ h माइनस 1 अपॉन h। क्योंकि h लगा रहे हो तो वो f ऑफ x पे तो कोई इफेक्ट पड़ना नहीं है, इफेक्ट पड़ना नहीं है, तो f ऑफ x को मैं अलग से रख ले रहा हूँ। अब आप सोच के देखो ना इसका क्या मतलब होता है। क्या आपको नज़र आ रहा है कि सर हमने निकाला था f ऑफ h माइनस 1 अपॉन h जब x नहीं भाई h है ना, यहाँ पे x पता नहीं क्यों लिख दिया है, जब h 0 को अप्रोच करे तो किसके इक्वल होता है, 2 के। तो f ऑफ h माइनस 1 अपॉन h जब h 0 को अप्रोच करे किसके इक्वल होता है, 2 के। तो यहाँ पर क्या स्पष्ट तौर पर आपको नहीं दिख रहा है कि जो f डैश x आपका है वो ये एक्सप्रेशन 2 के इक्वल हुआ, 2 टाइम्स f ऑफ x के इक्वल है। ये इसका एक और तरीका है प्रूव करने का। आई होप आपको दोनों तरीके समझ आए। एक अच्छा क्वेश्चन ये था, पर मेरा ये कहना है कि आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है कि इन क्वेश्चंस को कैसे सोचा जाना है।
वेल हियर कम्स आपका आज का पहला असाइनमेंट क्वेश्चन। वो इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव आपसे निकालने को कह रहा है अंडर रूट ओवर 4 माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का मैं फॉर्मूला आपके सामने लिख देता हूँ। अगर मैं मान लूँ एफ ऑफ एक्स जो है वो है अंडर रूट ओवर 4 माइनस एक्स, तो आप जानते हो एफ डैश एक्स जो होगा वो जाहिर तौर पर आपका लिमिट एच अप्रोच 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। इससे से ज़्यादा अगर मैंने बताया तो लिमिट का ये सीधा सा बस क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व कर लेना है, वरना फिर वो पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा। तो ये और ये आपको रखना है, जो चीज़ें आपको सिखाएंगी थी वो अप्लाई करना है, और ये आपका आंसर आएगा फर्स्ट प्रिंसिपल से, है ना। इस तरीके से आप इसे सोच सकते हैं। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला असाइनमेंट क्वेश्चन आज का क्या है, एफ आर से आर में डिफाइंड एक रियल वैल्यूड फंक्शन इस तरीके से कि वो एक इस कंडीशन को फुलफिल करता है कि मॉड ओवर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई आपका मॉड ओवर एक्स माइनस वाई के क्यूब के हमेशा छोटा या इक्वल है। तो आपको प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स आपका एक कांस्टेंट फंक्शन है। फिर वही बात, डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करना, एफ डैश एक्स तक आने की कोशिश करना, और अगर मैंने एफ डैश एक्स को 0 प्रूव कर दिया तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा एफ ऑफ एक्स ज़रूर क्या रहा होगा, एफ ऑफ एक्स ज़रूर एक कांस्टेंट फंक्शन रहा होगा। तो कोशिश करेंगे आप कि ऐसा कुछ निकालें, बात बन जाएगी। आई होप क्लियर हो रहा है। मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी हमने डिफरेंशिएशन बस स्टार्ट किया है, हमने डिफरेंशिएशन की बारीकियों को समझना शुरू किया है, हमने फॉर्मूले पढ़े हैं और क्वेश्चंस देखना शुरू किए। हम अलग अलग कंसेप्ट की डिफरेंशिएशन में और क्या क्या होता है हर एक चीज़ एक्सप्लोर करते चले जाएंगे, और अलग अलग लेक्चर में अलग अलग कहानी बढ़ाते चले जाएंगे। एक सिस्टमैटिक अप्रोच से इन हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, कंसेप्ट सीखेंगे, एग्जाम्पल से कंसोलिडेट करेंगे, असाइनमेंट क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए देंगे, और फिर जेडब्ल्यू एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ हर एक चैप्टर को कल्मिनेट करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म कर लिया है, कैलकुलस चल रहा है, इसके बाद वैक्टर्स इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, अलजेब्रा और ट्रिगो के साथ एक कहानी आपकी बाइंड अप होगी। विद दैट मेरा मानना है आप ये बात नहीं भूले हो कि हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।